नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन की 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो लोग जा करके चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से भी उन पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं जो हमारा CSIR SO ASO की पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है डिस्क्रिप्टिव स्टेज 2 पे, उसी के रिगार्डिंग हम अपना पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में 3 टॉपिक हैं, ऐसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसका प्रैक्टिस सेट और जो डिटेल है कि कैसे लिखना है ये सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग उन वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग की कुछ क्लासेस हो गई हैं, कुछ बची हैं, वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो होता है ऐसे राइटिंग, है ना, क्योंकि 50-50 के आपके 2 ऐसे आप लोगों से लिखवाए जाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 50-50 नंबर के आपसे ऐसे लिखवाए जा रहे हैं और टोटल मिलाकर के जो इसका मार्क्स है वो है 100। तो इस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं कि वेटेज भी इसका ज़्यादा है, प्रैक्टिस भी ये ज़्यादा ही लेगा, जाहिर है, और आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाने में भी इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। ये टॉपिक जो है ऐसे रही, तीनों ही टॉपिक आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके अगर आप मेंस लिख रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए तो उसमें ऐसे राइटिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर आप स्टेट सर्विसेज का मेंस दे रहे हैं उसमें भी है आपका, यूपी आरओ ARO की तैयारी करें या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है और डिस्क्रिप्टिव अगर एग्ज़ाम है आपका, तो ये सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते ही हैं। तो चाहे वो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, SSC के एग्ज़ाम हैं, या फिर आपके स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, ये केवल इसी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काम नहीं आएंगे, बाकी एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमारा नियम है, हम सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमन करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी हुई जो हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं उन्हें। इसकी भी एक क्लास हम कर चुके हैं। वैसे टोटल मिलाकर के हमारी आज 3rd क्लास है और 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हमारा इंट्रोडक्शन था और कल हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। आज उसी की हमारी 2nd क्लास है। एक टॉपिक हमारा हो गया था जिसमें विषय का सही अर्थ समझना था, वो कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, यही हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने देखा था कि निबंध लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें 7 मुख्य चुनौतियां आती हैं ना, तो वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पुरानी क्लास को देख सकते हो। जैसे विषय का सही अर्थ समझना और विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजना, ये हमारी चुनौतियों में शामिल था। ये वाला टॉपिक हम अपना कल कंप्लीट कर चुके थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर इसको देख लें। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की, विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजने की। तो देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरी जो हमारी समस्या है वो क्या आती है, विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजने की है। दूसरा चरण इसको कह सकते हैं। तो जो नए निबंध लेखक हैं उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि विषय को पढ़कर उनके दिमाग में पर्याप्त बिंदु नहीं खोलते हैं। अगर निबंध का विषय सामान्य अध्ययन या फिर उनकी समझ के विषयों से जुड़ा हुआ है तब तो ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन अगर विषय कोई अमूर्त या फिर कल्पना प्रधान है तो फिर हम लोगों को क्या होता है, बिंदुओं को तलाश करना बेहद कठिन हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ पुराने मैंने डिस्कस भी किए थे कि कौन कौन से टॉपिक पे जैसे पूछे गए हैं ऐसे अमूर्त विषय, जैसे हो गया देश को बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता, ये पूछे जा चुके हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं ये, ठीक है। या फिर न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है, या फिर सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, विज्ञान और रहस्यवाद क्या वे संगत हैं, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। तो अगर आपसे वर्णनात्मक विषय की बजाय कुछ इस तरह के ऐसे आप लोगों को देखने को मिल जाएं, ऐसे स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएं
तब थोड़ी सी चुनौती आप लोगों के लिए बढ़ जाती है कि अब इनके लिए जो बिंदु हैं वो कैसे तलाश किए जाएं। ये थोड़ी गंभीर समस्या हो सकती है एग्जाम में। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल विषय पर कैसे समुचित बिंदुओं की तलाश कर सकते हैं। और चर्चा को बोधगम्य बनाने के लिए हम एक कठिन विषय का उदाहरण लेकर यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और वो टॉपिक हम ले लेते हैं निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता का जीवन रहस्य। क्योंकि आपदा प्रबंधन ये भी लगभग आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई भूकंप आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, तब आपदा प्रबंधन होता है या कोई महामारी हो जाती है। तो बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, ये बात है। तो इसके बारे में आपने कभी कभी मतलब सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। न्यायिक सक्रियतावाद भी आप लोग समझ सकते हैं। विज्ञान और रहस्यवाद को भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता, महात्मा गांधी के कुछ कोटेशंस को यूज करते हुए भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नॉर्मल जो लोग हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला विषय हो सकता है। तो और थोड़ा कठिन भी है ये कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। तो ऐसे अगर आ जाता है तब आप कैसे करेंगे। तो हमने ये टॉपिक चूज किया, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। अब अगर आप लोगों को ये हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये व्यवस्था नहीं है ना, क्योंकि लैंग्वेज में आ रहा है, वो लैंग्वेज आपने हिंदी चूज की है, ठीक है, तो हो सकता है इसका आप लोगों को मिल जाए, इंग्लिश वर्जन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश वाला एक बारी ज़रूर पढ़ लें। डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ रियल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, रियल सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे विषय को देख करके कोई भी विद्यार्थी है उसके मन में अचानक से कोई भाव या विचार नहीं पनपेगा। तो इसको कुछ चरणों के माध्यम से हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। और अचानक से इतने सारे बिंदु आपके सामने इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे ना कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कौन से बिंदुओं को पकड़ना है और कौन से बिंदुओं को छोड़ना है। बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। इतने आसान तरीके से शायद ही आप लोगों को किसी ने ऐसे लिखना सिखाया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने तय कर लेना है कि हमारा जो ऐसे है, मैंने इसका जो फर्स्ट स्टेप बताया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सही अर्थ समझना है, ठीक है। विषय का सही अर्थ क्या हो सकता है, अभी सही अर्थ के ऊपर चलना है। अब पूरी बात का आप लोगों को अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेंगे, है ना। 3 अलग अलग चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा ना, तो सटीक अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसी पे चलेंगे और फिर अर्थ जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 शब्द समूह महत्वपूर्ण आप लोगों को दिखाई देंगे। एक है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, दूसरा है यथार्थ सभ्यता और तीसरा है जीवन रस, है ना। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहे हैं। यथार्थ सभ्यता, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि अलग से समझिए। यथार्थ सभ्यता, एक है जीवन रस और एक निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, ठीक है। ये 3 यहाँ से कुछ शब्द निकल करके आए हैं, तो उनको जब हम समझेंगे तो उसको खोल कर लिखेंगे, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। आखिर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या है। तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा का अर्थ होता है ऐसी जिज्ञासा जिसके पीछे कोई आर्थिक या फिर अन्य कोई भी लाभ कमाने की इच्छा ना हो। निष्काम यानी कामना रहित, किसी की कोई इच्छा नहीं है, मतलब कुछ अन्य लाभ कमाने की, कोई पैसा या फिर कोई अन्य लाभ कमाने का या कोई स्वार्थ उसमें छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। वो होता है निष्काम। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, तो ऐसी जिज्ञासा जिसके पीछे कोई अन्य लाभ छिपा हुआ ना हो या उसकी इच्छा ना हो, वो हो गया हमारा निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। अब बात करते हैं यथार्थ सभ्यता की। ये यथार्थ सभ्यता क्या है, यानी रियल सिविलाइजेशन क्या है। तो उदाहरण के लिए हम इसको समझ सकते हैं, उदाहरण लेकर के मैं इस पूरे को समझाऊंगी। तीसरी जो बात है वो यहाँ पर बात आ जाती है जीवन रस की। अब जीवन रस क्या हो सकता है, तो जीवन रस इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइफ ब्लड, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, लाइफ ब्लड,
यानी कहने की जरूरत नहीं है कि जीवन रस से आपका जो तात्पर्य है उस मूलभूत शक्ति से है जिसकी वजह से कोई भी सभ्यता जीवित रहती है। और यथार्थ सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि हिंदी में जैसे यहाँ पर लिख दिया कि यथार्थ सभ्यता, यथार्थ करना गलत नहीं है। या कोई सभ्यता अनरियल भी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, वो एक अलग का विषय है। लेकिन यहाँ पर बात है, जैसे किसी इंसान को हम कह देते हैं ना, किसी को ही इज ए रियल मैन, तो रियल मैन का मतलब ये थोड़ी है कि कोई मतलब एआई वाला बनाया हुआ है। यहाँ पर जो रियल मैन का मतलब होता है एक श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, एक हम लाइन बोलते हैं ना, ही इज या सी इज ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे मैन की बात करें, ही इज ए रियल मैन, तो ये जो शब्द है ना रियल मैन, तो इस रियल मैन का यहाँ पर मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष की बात करें, नहीं ऐसे पैमाने जो एक पुरुष को बाकी पुरुषों से थोड़ा अच्छा साबित करते हैं, जो सही मायने में अपने पुरुषत्व को निभाता है। या पुरुषत्व का अर्थ है उन गुणों का समूह जिनकी अपेक्षा साधारण पुरुषों में की जाती है और शेष पुरुषों से काफी ज्यादा है। तो इस विषय में भी रियल शब्द से यहाँ पे यही भाव निकलता है और ये उन सभ्यताओं को चिन्हित करता है जो श्रेष्ठ सभ्यताओं के पैमाने पर, यथार्थ सभ्यता नहीं, रियल सिविलाइजेशन, यानी जो ऐसी सभ्यताओं को चिन्हित करता है जो श्रेष्ठ सभ्यताओं के पैमाने पर शेष सभ्यताओं से बेहतर साबित हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जीवन रस, लाइफ ब्लड, यानी इसका हिंदी अनुवाद है ना लाइफ ब्लड का, तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि जीवन रस से तात्पर्य उस मूलभूत शक्ति से है जिसकी वजह से कोई भी सभ्यता जीवित रहती है। जैसे हम हैं, अगर हमारे जीवन में कोई रस ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी, कोई गम, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, और एक नीरस सा जीवन जी रहे हैं, केवल पड़े ही हैं, ऐसा जीवन है तो वो बहुत ही बेकार लगेगा। तो यहाँ पर जो जीवन रस का मतलब है कि लाइफ ब्लड मतलब एक जीवन जीने की मूलभूत शक्ति या ऐसी शक्ति जो किसी भी सभ्यता के जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, और अब सबसे मेन बात आती है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा की, है ना, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसी कोई जिज्ञासा हो सकती है जो निष्काम हो। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने की हमारी इच्छा हो, क्या क्या पढ़ना है, ये अगर क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक की जाए, तो क्या आप लोगों में जो पढ़ने की जिज्ञासा हो रही है वो निष्काम है? नहीं, ये निष्काम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपका जो उद्देश्य है वो किसी न किसी लाभ की प्रेरणा से युक्त है। जैसे किसी का ये उद्देश्य हो सकता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कोई किसी और एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहा होगा, किसी, यानी हर किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य उसके पीछे छुपा हुआ है। आप 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, कॉलेज के टाइम पे पढ़ रहे हो तो किस लिए? अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, डिग्री को प्राप्त करने के लिए, ताकि आप अच्छी जॉब पा सको। और यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हो तो आपका ध्येय यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाई देता, वो है किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स लेना, मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना लेना और सिलेक्शन ले लेना। तो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी लाभ की प्रेरणा से युक्त है। लेकिन निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा उस जिज्ञासा से है जो किसी भी लाभ की प्रेरणा से मुक्त होती है। यानी जहाँ पर जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, यानी जानने की इच्छा सिर्फ जानने के लिए है। ठीक है, कई सारे दार्शनिक वैज्ञानिक चिंतन जो चेतना के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वे नए सत्य को जानने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जैसे कभी कभी ना हम किसी भी महापुरुषों की किताबें उठा करके पढ़ते हैं, वहां पर हमारा कोई मतलब ऐसा उद्देश्य नहीं कि हमें एग्जाम में ही क्लियर करना है, वो हम खुद के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं आप किसी भी दर्शन को या किसी भी वैज्ञानिक की चेतना को, तो वहां पर आप क्या है, आपकी निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या है। तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा सरल शब्दों में हम कहें तो वही सभ्यताएं विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हैं जो अपने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु होने की प्रेरणा देती हैं, या फिर श्रेष्ठ सभ्यताएं जिस मूल शक्ति की वजह से श्रेष्ठ बनती हैं वो क्या है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, है ना। क्योंकि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता और जीवन रस, यही यहाँ पर है 3 टॉपिक। तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा किसी भी सभ्यता को जीवन रस देती हैं या एक जीवन जीने की मूलभूत शक्ति या प्रेरणा देती हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है। अब हमारा इसके बाद में अगला पॉइंट होता है कि अब हम उन बिंदुओं की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर हमारे एस्से का ढांचा खड़ा हो सकता है। पहला पॉइंट उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चुनौती हमारी दूसरी आती है कि चलो सटीक अर्थ तो हमने समझ लिया, अब बिंदुओं की तलाश कैसे करें जिसके ऊपर हम अपने एस्से बना सकें।
तो शुरुआती स्तर पर विद्यार्थियों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि बिंदु को तलाश करने में, लेकिन इसके लिए एक आसान सा रास्ता हम सुझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद में वो पॉइंट्स देखेंगे जिनकी व्याख्या करनी ज़रूरी है। तो आप लोगों को ढूंढना है इस ऐसे में, या जब आप लिख रहे हो, क्या कुछ आपको ऐसे बिंदु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या विषय में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जानी ज़रूरी है। तो आपके ऐसे की भूमिका बननी शुरू हो जाती है। आप लोगों को समझ में आ गया है। 3 हमने शब्द चुने और तीनों शब्दों की अलग अलग से व्याख्या कर दी, तो एक पैराग्राफ आपका वहीं क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब आपने शब्दों की व्याख्या की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखने हैं कि क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जानी ज़रूरी है। ध्यान रखें कि आपसे आसान या सहज शब्दों में व्याख्या की उम्मीद नहीं की गई है ना, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत ही सहज शब्दों में नहीं करनी है। आप उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एक पैराग्राफ तैयार हो सके, और कम से कम उन शब्दों की व्याख्या की जानी ज़रूरी है जो थोड़े से जटिल हैं और जिन पर निबंध के विषय का सही अर्थ दारमदार रखता है। जिस भी निबंध को आपने चुना है वह निसंदेह है, जो हमने अभी चुना है वो निसंदेह क्या है, जटिल है। तो इसीलिए पहले बिंदु के तौर पर ऐसा किया जा सकता है कि जो तीनों शब्द हमने निकाले थे, निष्काम, बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ, सभ्यता और जीवन रस, उनकी एक संक्षिप्त व्याख्या आप लोगों को कर लेनी है। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखना है क्या आपके पास में इस हिस्से से जुड़े यानी या उसके किसी भी हिस्से से जुड़े हुए कुछ उदाहरण, तथ्य, सिद्ध कथन या कहानियां हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है कि आपने जो टॉपिक उठाया है क्या उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण, तथ्य, सिद्ध कथन, कहानी और घटनाएं आदि हैं भी या नहीं है आपके पास में। ठीक है, अब मान लिया आपके पास में कुछ घटनाएं, कहानियां हैं, तब तो नो डाउट आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अगर वे उदाहरण या घटनाएं उस विषय के समर्थन में ना हो करके यानी पक्ष में ना हो करके आपके पास में विपक्ष में है, ठीक है, किसी भी चीज़ के पास के अगर आपके पास में क्या है, विपक्ष के बिंदु अगर आपके पास में मौजूद है तब भी काम चल सकता है, तो भी वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे सभी संदर्भों को आपको रफ पेज पे एक संक्षेप में नोट करते हुए जाना है और इसी विषय का उदाहरण लेते हुए, जैसे आप निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा के उदाहरणों में आप क्या लिख सकते हैं, बुद्ध की, महावीर की या अन्य ऋषि मुनि जो भी आपको याद आते हैं। ठीक है, अब उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, उनके जो उदाहरण हैं, उनको आप लिख सकते हैं। या फिर पूरी जिंदगी प्रयोगशाला में गुजार देने वाले किसी भी जिज्ञासु वैज्ञानिक को शामिल कर सकते हैं। और या फिर इसके विरोधी जो उदाहरण हैं, जैसे निष्काम का उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है सकाम, है ना। सकाम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो बौद्धिक जिज्ञासा आपके अंदर है के रूप में आप उन सभी वकील हैं, जैसे अध्यापक हैं, चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, इन सभी को शामिल कर सकते हो जो अपने पेशे में सफल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, शोध करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सभ्यता का एक जीवन रस प्रदान कर रही हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके निबंध में एक थोड़ा व्यापक फ्लेवर मिल जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आप घटनाओं को और जो भी उदाहरण हैं उनको विश्लेषण का जब आप आधार बनाएंगे तब। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, आपको कुछ शब्दों की व्याख्या करनी है। चौथा पॉइंट हो गया कुछ उदाहरण, सिद्ध कथन, कहानी, घटनाएं आदि यदि आपके पास हैं तो आप उन्हें लिखिए, नहीं है तो आप ये देखें विरोध में क्या पॉइंट आपके पास हो सकते हैं, आप उनको भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या उस विषय के पक्ष और विपक्ष में बहस की जा सकती है। तो जो आपका टॉपिक है, फिर आपको ये देखना है कि विपक्ष में और पक्ष में क्या उसकी बहस की जा सकती। कुछ दुर्लभ विषय हैं जो पक्ष विषयों की संभावना नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से 99%, 98 to 99% ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर वाद विवाद की संभावना हमेशा रहती है। तो अगर आपके पास में कथन के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क हैं तो आप निबंध को एक द्वंद्वात्मक शैली में विकसित करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छा निबंध आपका हो सकता है। इस शैली में आप पक्ष और विपक्ष के तर्कों को क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में पेश करते हुए निबंध लिखेंगे, और ऐसे निबंध को पढ़ने वाले के पास में क्या होगा, एक मतलब इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है।
तो वो कोई उबेगा नहीं उससे, और व्यक्ति बंधा रहेगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो जो पेज पलटने वाली जो संभावना बनी रहती है वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं रहेगी, और उसका नुकसान आप लोगों को एग्जाम में नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस विषय को देखते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष की संभावना आसानी से बन जाती है। अब इस टॉपिक के बारे में हम देखते हैं, जैसे निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा ही किसी सभ्यता को महान बनाती है, और विपक्ष ये है कि जो सकाम बौद्धिक जिज्ञासाएं हैं वे भी किसी सभ्यता को महान बना सकती है। तो आपको रफ पेज पे इन दोनों के पॉइंट आपको लिखना है। थोड़ी देर में आप समझेंगे कि आपके पास में विपक्ष के और पक्ष के काफी महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित होगी, जिसको आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। अब बिंदुओं की तलाश करने का एक और आसान तरीका भी है। मान लिया आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ना, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरीके को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे पास में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है, और ऐसी स्थिति में जब आप एग्जाम में होते हो तो बहुत भयंकर प्रेशर होता है आप लोगों के लिए। तो उस स्थिति में सोचना की जो हमारी शैली होती है ना, जो क्षमता होती है, वो कम पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक आसान तरीका है, बिंदु तलाश करने का सबसे आसान तरीका एग्जाम के लिए। इसको आप 5 से 6 आधारों पर विश्लेषण करके देख लीजिए अपने टॉपिक का। ठीक है, कौन कौन से हैं वे 5-6 टॉपिक? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाली हूँ, ये यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए आप लोगों को। एक ये है, एक इसके बाद वाला पॉइंट होगा कि किस तरीके से आप अपने निबंध को लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से पूरे निबंध को लिखने के लिए ये कुछ बिंदु हैं जो स्टार मार्क हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने देखना है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे। इन पॉइंट्स पर आप अपने निबंध को देखिए जब किसी भी विषय पर आपको कुछ भी ना सूझ रहा हो तब। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बिंदु आपके हाथ लग जाएंगे। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर विषय पर क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे वाला सूत्र काम करे, पर फिर भी कम से कम भी यदि आपके पास में 2 से 3 पॉइंट भी अगर आपके पास हो गए, तब भी आपके 2 से 3 पैराग्राफ आराम से बन जाएंगे। और 2 से 3 पैराग्राफ बनने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास में क्षमता होगी कम से कम, मेरे हिसाब से अगर बहुत कम जानकारी है आपके पास में तो 35 से 50 शब्द आपके हाथ में रहेंगे। ज़्यादा जानकारी अगर आपके पास में उस टॉपिक से रिलेटेड है या आप समझ पा रहे हैं उस टॉपिक को, तो 70 से 80 शब्दों की स्ट्रेंथ आप लोगों के पास में जमा हो जाती है। तो फिर जब आपके पास में पर्याप्त बिंदु हो जाएंगे, अब मान लेते हैं एक सूत्र पर क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, इस सूत्र पर थोड़ा सा विस्तार में हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यह हुआ, क्या सचमुच कोई भी जिज्ञासा निष्काम हो सकती है? अब आपके मन में यह आ रहा होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या आता है, क्या होती है यथार्थ सभ्यता, जिसके बारे में ऐसे में पूछा गया है। और फिर क्या कोई सभ्यता अयथार्थ भी हो सकती है, और जीवन रस क्या है। इस तरीके से आपके पास में इस क्या शब्द से संबंधित 5 पॉइंट हो गए कि क्या होती है। यानी 5 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर आप उन 5 पॉइंट को डिटेल में जब लिखना शुरू करेंगे एक प्रवाह के साथ में, तो आपके पास में 5 लाइन हो गई। 5 लाइन का मतलब एक लाइन में अगर 10 शब्द आपके पास में है तो आपके पास में हो गए 50 शब्द, मिनिमम बता रही हूँ 50 शब्द। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निबंध की एक फ्रेमवर्क है जो बननी शुरू हो जाएगी। अब क्यों वाली बात पे चलते हैं। तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को यथार्थ सभ्यता का जीवन रस क्यों कहा जा सकता है, इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। 1 या 2 उदाहरण आप पॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ये वाली बात भी आएगी। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को यथार्थ सभ्यता का जीवन रस क्यों कहा गया है, इसके पक्ष और विपक्ष में आप लोगों को लिखनी है। क्यों कहा गया है और क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कब, क्या इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको दिखते हैं जो इस विषय को सिद्ध या खारिज कर सकें, या क्या कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जिनमें निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा सभ्यता को एक जीवन देती है। और अगर है तो ऐसी परिस्थितियां अतीत में थी, वर्तमान में हैं या भविष्य में होंगी, ये भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कुछ ऐसे उदाहरण साबित हो सकते हैं जिन्होंने देश या समाजों ने निष्काम जो जिज्ञासाएं हैं
ठीक है, उनका दमन किया है या फिर उनको लेकर के आगे बढ़े हैं। ठीक है, जैसे ही निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा और सभ्यता के विकास के बीच में विद्यमान जो तार्किक संबंध हैं उनको हम उजागर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे निष्काम जिज्ञासाओं से ऐसे नए विचार और तथ्य सामने आए हैं जो मानव समाज को एक क्रांतिकारी परिवर्तन दे पाए हैं ना। जैसे इसमें ये हो सकता है ना कि जैसे न्यूटन ने कभी सोचा होगा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, है ना, तो ये घटना कब की हुई, क्यों वो ऐसा सोच रहे थे, इस तरीके से। या फिर कुछ ऐसे उदाहरण आप सोच सकते हैं जिन देशों या समाजों ने निष्काम जिज्ञासाओं का दमन किया और वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, जैसे कुछ अरब देश, ठीक है, कुछ धर्मतंत्र हैं, कुछ निरंकुश तानाशाही वाले देश हैं। तो वहाँ पर जब बौद्धिक जिज्ञासा को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया तो उनका डेवलपमेंट भी उतना नहीं हुआ, है ना। तो जब निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को जैसे हमारी जो सभ्यता है, हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था, वाद विवाद होता था, लोगों के अंदर जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, नालंदा, ठीक है। वहाँ पर क्या था, तो वाद विवाद चलता था, तर्क चलते थे, जैसे और उनके ऊपर में जब तर्क चल रहे थे तो बहुत सारे राजा महाराजा उनको क्या करते थे, संरक्षण देते थे। और उन्हीं का नतीजा था कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, चाहे वो आपकी चरक संहिता भी लिखी गई ना, तो या फिर गणित के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो वो किसका परिणाम था, जब हमारे यहाँ पर इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले जहाँ पर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा ने परिवर्तन किए और उनको बढ़ावा भी दिया गया है। और क्या वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं या फिर भविष्य में ऐसी होंगी, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कहाँ पर, यानी विश्व में ऐसी कौन सी सभ्यताएं हैं जिनके संबंध में ये दावा किया जा सकता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं ने उनके विकास में प्रमुख भूमिका अदा की है, या फिर वो कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका विकास इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं का तिरस्कार किया था, या फिर क्या कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जहां विषय के विपरीत उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, अर्थात जहां पर निष्काम जिज्ञासाओं पर बल देने के बाद भी समुचित विकास नहीं हुआ है, या फिर निष्काम जिज्ञासाओं पर बल देने के बावजूद समुचित विकास हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में 3 पॉइंट यहाँ पर निकल करके आ गए हैं। तो ऐसे आप अपने सोचने के जो आयाम हैं किसी भी विषय पर, उसको आप बढ़ा सकते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये आप लोगों को धीरे धीरे ही लिखना आएगा। ये एक दिन की तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब बात आती है कौन, तो ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं के स्तर तक पहुंचने में समर्थ हैं, है ना। तो आप बहुत सारे जो संत हुए हैं उनका उदाहरण लिख सकते हो, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, आप उनका उदाहरण दे सकते हो। या फिर क्या कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास के माध्यम से ऐसे स्तर को छू सकता है कि या फिर यहाँ कुछ व्यक्ति के जन्मजात विशेषता होती है ना निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोगों को स्कूल में ज़बरदस्ती भेज दिया गया है, अब उनको जो पढ़ना है ना वो बोलते हैं बस भाई किसी भी तरीके से एग्जाम में पास हो जाए। तो वो क्या करेंगे, वो जो पढ़ेंगे केवल उनका मेन ध्येय क्या रहेगा, वो पढ़ाई पास हो जाना, दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम एक अलग बात है, लेकिन उससे भी हट करके उनको किताबें पढ़ने का या कुछ और चीज़ें जानने का की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, और जिसके लिए वो काम भी करते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि क्या ये जो प्रकृति है किसी भी व्यक्ति की या निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा की, वो निरंतर अभ्यास के माध्यम से डेवलप होती है या फिर एक जन्मजात विशेषता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब बात आती है किसे या कैसे, ठीक है। जैसे अभी हम सोच कैसे निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा कैसे किसी भी सभ्यता को महान बनाती है, अर्थात इन दोनों के बीच क्या कारण और कार्य का संबंध है ना। जैसे अभी मैंने भारत का आप लोगों को उदाहरण दिया कि कैसे हमारे यहाँ पर वाद विवाद को प्रमोट किया जाता था, लोगों के अंदर बौद्धिक जिज्ञासा को डेवलप किया जाता था, और उसके लिए उसको सोल्व करने के लिए वाद विवाद होते थे। हमारे यहाँ पर पुस्तकालय होते थे, राजाओं के द्वारा प्रमोट किया जाता था, विहारों की जो पुस्तकालय हैं उनकी स्थापना करवाई जाती थी। तो इस तरीके से आप उनका उदाहरण दे सकते हो। तो किसी भी देश की
या किसी भी सभ्यता को महान बनाने में निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। या फिर ऐसा कैसे किया जा सकता है कि किसी भी समाज के भीतर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं की प्रेरणा पैदा कर दी जाए। या फिर क्या कोई ऐसे उदाहरण हैं जहां ऐसा प्रयत्न सफल हुआ हो। अगर भारत में ये करना है तो इसके लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ये समाधान के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर ये वाला मेथड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कुछ जानकारी नहीं है भाई अब आपके पास में, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक व्यावहारिक सा और एक लोकप्रिय तरीका भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 तरीके मैंने बताए, तो सेकंड मेथड आपका ये है, इसको भी आप स्टार मार्क दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी भी विषय पर सोचते हुए उसे विभिन्न आयाम दे सकते हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक आयाम क्या हो सकते हैं, राजनीतिक आयाम, प्रशासनिक आयाम, आर्थिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, भौगोलिक तथा अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक बिंदुओं पर भी हम इसको खोज सकते हैं। वहां से भी हमें क्या मिलेंगे, इसके पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका जो सिलेबस है, जैसे हम पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट स्टेज पे भी एग्जाम की तैयारी की होगी, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज पर पहुंचे हैं। ऐसा होता भी है और ये मैं उम्मीद भी रखती हूँ आप सभी से। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने टॉपिक को हिस्ट्री से ना, सबसे पहले आपने जोड़ना हिस्ट्री से। हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में उसका क्या योगदान है, मेडिवल हिस्ट्री में उसके बारे में क्या है, और मॉडर्न हिस्ट्री में उसके बारे में क्या कुछ मिलता है। आप लोगों को कोई ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं जो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा से संबंधित थे, या फिर जिन्होंने उस सभ्यता को महान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कैसे हो सकता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके से आप उनके बिंदुओं को खोज सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के तौर पर हम देखते हैं कि कैसे हम इन अलग अलग बिंदुओं को देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर ये टॉपिक मैं चाहती हूँ इसी क्लास में ख़त्म हो जाए, इसीलिए मुश्किल से 10 मिनट लगेंगी। तो आप लोग जुड़े रहें वीडियो से और इसको ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। एक बार में अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो 2 बार में इसको कंप्लीट कर लीजिए, नॉट ए बिग टास्क, बट इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली वीडियो में अगर मैं लेके आती तो शायद ये फ्लो टूट सकता था, इसीलिए यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक की आयाम की। तो आप लोगों को क्या देखना है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रच है, ये हमारा टॉपिक था। तो हमें देखना है क्या समाज और संस्कृति, या फिर विशेष तौर पर धर्म और शिक्षा नीति कैसे बच्चों में जिज्ञासा की वृत्ति का पोषण कर सकते हैं, है ना, कि कैसे ये समाज और हमारी संस्कृति ऐसी है, या हमारा धर्म ऐसा है, या हमारी नैतिक शिक्षा ऐसी है जो बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ा रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि जब बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी बचपन के स्तर पर, तो वो आगे जाकर के युवाओं में भी तब्दील होंगे, और फिर युवाओं में जब बदलेंगे तो वो एक देश के डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम। तो इस स्तर पर हम देखेंगे क्या राजनेताओं का जो शैक्षिक स्तर है, जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हैं, ठीक है, एक सटायर है इसको कह सकते हैं ना, कुछ अनपढ़ टाइप के भी होते हैं। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा लोकतंत्र उनको आज़ादी नहीं देता है इलेक्शन लड़ने की, वो बात एक अलग ही है, लेकिन जब उनके अंदर शिक्षा का प्रॉपर तरीके से विस्तार नहीं है उनके दिमाग के अंदर, तो वो कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन यदि किसी राजनेता, कोई भी राजनेता अगर पढ़ा लिखा है तो वो समाज को एक बेहतरीन दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो क्या राजनेताओं का जो शैक्षिक स्तर है इस बात को प्रभावित करता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जिज्ञासा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि अगर नेता हमारे अच्छे होंगे तो वो समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। या फिर हमारी जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति का निर्धारण करने वाले राजनेताओं की शिक्षा के प्रति क्या सोच है, या फिर क्या हमारा जो शिक्षा संबंधी प्रशासन है या हमारी शिक्षा नीति है वो इस विषय की जटिलता और सूक्ष्मता को निभा पा रहा है, या निभाने के लिए पर्याप्त तौर पर संवेदनशील है या नहीं है।
या ऐसे कौन सी तरकीबें की गई हैं या तरीके निकाले गए हैं या ऐसे कौन सी नीति में विशेष तौर पर चीज़ें शामिल की गई हैं जहां पर बच्चों को बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रमोट किया जा रहा हो, ठीक है। या कौन से ऐसे प्रयास राजनेताओं के द्वारा या प्रशासन की तरफ से हुए हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके बाद में आते हैं आर्थिक आयामों पर। तो जिज्ञासु वृत्ति के पोषण का सीधा सीधा सा संबंध क्या है हमारी आर्थिक आयाम पर। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो किस लिए पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम किस लिए होगा? आपको जॉब दिलाने के लिए। और जॉब पाने का मेन जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है आपका पैसा, यानी आर्थिक रूप से आपका स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना, या एक सिक्योरिटी आप लोगों के पास में रहे, या भविष्य की आर्थिक जो अनिश्चितताएं हैं उनसे आप निपट सके। यही आपका मुख्य उद्देश्य है। तो जिज्ञासु वृत्ति के पोषण का संबंध इसके विविध प्रयोग करने या भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से भी होता है। तो क्या हम अति जिज्ञासु वृत्ति के बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं या रोजगार गारंटी जैसी सुविधाएं विकसित कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि यदि उनके पास में भविष्य के लिए या भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं दी गई हैं, तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहली जो उसकी ज़रूरत रहेगी ना, वो वही होती रोटी कपड़ा मकान वाली स्थिति है। और लगभग हम जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग ही हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे लोग जो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा चाहते हैं, मतलब वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके पीछे ये रहता है कि मैं कोई और किताब पढूं, किसी महान नेता के बारे में पढूं, कोई अच्छी किताबें पढूं, विचार प्रधान किताबें पढूं, उससे कहीं अच्छा है कि मैं अपने सिलेबस की किताबें उठा करके पढ़ लूं, है ना। तो ये वाला जब जो ज़रूरत है हमारी रोजगार वाली वो ख़त्म हो जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए क्या करेगा, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा की तरफ में बढ़ सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्या हम जो अति जिज्ञासु वृत्ति के बच्चे हैं उनके लिए प्रयोगशालाएं या फिर रोजगार गारंटी जैसी सुविधाएं विकसित कर पा रही हैं या नहीं, या फिर इसके लिए सरकार कैसे कदम उठा रही है। अब बात आती है ऐतिहासिक आयाम पर। जब हम चलते हैं उस दिशा में, जब सोचते हैं, तो क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति, शासक या सभ्यताओं के उदाहरण लिए जा सकते हैं जिन्होंने निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित किया? जैसे एक तो भारत में नालंदा, ये मैंने बताया था, और विश्व तौर पर अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो ग्रीक सभ्यता में एक एथेंस, ठीक है, उन्होंने भी बहुत काम किया इसके लिए। अब बात आती है वैज्ञानिक और तकनीकी आयामों की। तो क्या कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी तरीके हैं जो मनोरंजक रूप में ही बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको पंख लगा सकते हैं या बढ़ावा देते हैं? तो कुछ ऐसे वीडियो गेम्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, जैसे एक ना ऐप आती है मैप के लिए। तो मैप के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं वो डाउन, या आप खुद भी कर सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस। अब क्योंकि आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए वो तो भाई सकाम हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चों को आप उसके लिए दे रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। तो उसमें क्या होता है कि पूरा मतलब कंट्री दिए होते हैं, किसी भी उसमें टच करके आप उस देश के बारे में जानकारी रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैपिंग के होते हैं, वो गेम्स की तरह ही होते हैं। तो बच्चा उससे क्या करता है, उस गेम्स के थ्रू मैप सीख सकता है। तो ये वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम है जहाँ पर हम बच्चे की जिज्ञासा को पंख लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आयाम क्या हो सकते हैं? जैसे बच्चों की जो जिज्ञासु वृत्ति है उनको मनोवैज्ञानिक समर्थन कैसे दिया जा सकता है, या फिर लोगों की मनोवैज्ञानिक जो जिज्ञासु वृत्ति है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे प्रोत्साहन दे करके इस वृत्ति को समाज में बढ़ा सकते हैं, प्रशंसा या पुरस्कार, या फिर किन ऐसी युक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी सभ्यता को एक अच्छा रूप देने के लिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में है दार्शनिक आयाम, जैसे सुकरात है, प्लेटो है, रैन डैकोड, या फिर बहुत सारे ऐसे, जैसे ये तो हो गए पश्चिमी दार्शनिक। भारतीय दार्शनिकों में अगर हम बात करें तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, शंकर हैं, पतंजलि हैं, गौतम हैं, कणाद ऋषि, इन सभी दार्शनों की हम चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने जिज्ञासु वृत्ति पर चलते हुए निष्काम जिज्ञासाओं में डूबकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो ऐसे आपका एक आयाम यहाँ से हो गया, एक पैराग्राफ आप इनको जोड़ करके लिख सकते हैं। और उसके बाद में आता है आपका भौगोलिक आयाम। तो क्या जिज्ञासु जो वृत्तियां हैं, ठीक है, या निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, या फिर ये किसी एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में है या फिर पूरे विश्व के तौर पर इसका कुछ संबंध हो सकता है।
तो क्या जिज्ञासा का या भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में कोई संबंध हो सकता है, या फिर जो भौगोलिक जटिलताएं हैं या चुनौतियां हैं व्यक्ति को जिज्ञासु होने या निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा के लिए बाध्य मतलब रुकावट पैदा करती हैं या नहीं है, या फिर क्या अनुकूल प्राकृतिक दशाएं हैं उस देश में, उस भौगोलिक विस्तार में जिसमें वो निवास कर रहा है, जहाँ पर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाने में जो कारगर साबित हो रही हैं या हो सकती हैं। इसके बाद में है हमारा अगला पॉइंट, वो है अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक आयाम। तो क्या जिज्ञासु वृत्ति की दृष्टि से विभिन्न देशों के विकास स्तर की तुलना की जा सकती है, और यदि है तो उनके बीच में जो दिखने वाला अंतराल है उसकी व्याख्या किन किन आधारों पर आप कर सकते हैं, या उसके जो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है उसने कैसे विश्व स्तर पे लोगों को प्रभावित किया है या उनकी मदद की है, इन चीज़ों को आप जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे जब आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पैराग्राफ भी बनने शुरू हो जाएंगे और आप एक प्रवाह में निबंध अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जब आप इतने सारे आयामों पर अपने निबंध के विषय का विवेचन कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके पास में कम से कम, आप तो बोल रही हैं मतलब आपका जो ऐसे होगा मुझे ऐसा लगता है कि 50 नंबर पक्का है, तो 600 से 750 शब्दों के बीच में ही लिखने के लिए बोला जाएगा। लेकिन जब आप इतना सारे आयामों में अपना सोचेंगे तो आपके पास में 1000 शब्दों तक की सीमा होगी जो शब्द आपके पास में होंगे। अब यहाँ से आपको चूज करना है कितना आपको लिखना है, और ये एग्जाम टाइम पर डिपेंड करेगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप रफ पॉइंट बना लेंगी ना साइड में, तो ऐसा होगा कि लिखते लिखते आपसे ना कुछ पॉइंट और ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि आप जब लिख रहे होते हैं ना दिमाग खुलता है और उसके साथ में कुछ और पॉइंट भी याद आ जाते हैं, तो आप उसको लिखते हुए चले जाते हैं, तो वो और भी बढ़ सकता है। कम होने की बात यहाँ पे नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि जब आप जल्दबाजी में लिख रहे होंगे तो हो सकता है इनमें से कोई आयाम आपसे छूट सकता है, तो लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यदि आपका अपने बनाए गई रूपरेखा के हिसाब से 10 to 20% इधर उधर होता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आप लिख ही सकते हो। लेकिन अगर विषय से भटक के आप 70-75 दूर कहीं चले गए हैं तब ये आप सभी लोगों के लिए समस्या की बात हो सकती है। तो इसीलिए फोकस रहना है अपने दिए गए टॉपिक पर, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना है कि क्या पूछा गया है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करनी है, उसके विभिन्न जो आयाम हैं उनके ऊपर आप लोगों को ज़रूर बात करनी है, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और बाकी सब जितने भी आयाम आप सोच सकते हो। अपने निबंध के टॉपिक को किसी भी एक या दो आयामों तक सीमित नहीं करना है, ये आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक, और ये उम्मीद है आप लोगों को इसका समझ में आ गया होगा इतना। कल हम सीखेंगे निबंध की रूपरेखा बनाना, और रूपरेखा बनाते हुए हम कितनी हमारे सामने चुनौती आती है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग इतना समझने के बाद में निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, इस टॉपिक पर अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए, और उसको लिख करके त्रिदिशाएं क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आप भेज देंगे तो मैं उसको चेक कर दूंगी, ठीक है। या और भी उसमें अभी बहुत कम लोग ही जुड़े हुए हैं वैसे तो, आप जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। साथ ही आप लोगों का भी दायरा एक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और त्रिदिशाएं क्लासेस का डिस्कशन ग्रुप इस चीज़ के लिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा है, तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में निबंध की रूपरेखा बनाते हुए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप त्रिदिशाएं क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको भी सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।